दोस्तों नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं जिन पर आपसे बात करनी है। और आज की घटना जो सबसे बड़ी घटना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को उनकी सदस्यता के खारिज कर दिए जाने के खिलाफ जो अपील थी उस पर अपना फैसला सुनाया। श्री राहुल गांधी जी पिछले दिनों संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि ये मोदी जो विदेश भाग गए ये कौन लोग। आज दो तीन घटनाएं जो हाल के दिनों की बहुत अहम घटनाएं थीं उन पर बात करेंगे। अगर बात करें आज हमने कि आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर अगर बात करें तो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पिछले दिनों वाकया ये हुआ था कि उन्होंने संसद में खड़े होकर के कुछ सवाल पूछे थे इस देश के निजाम से, इस देश के शासन चलाने वाले दलों से कि आपके जो बड़े नेता हैं इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो सरनेम आपका मोदी है उसको जोड़ते उन्होंने कहा कि ये जो विदेश में भाग गए ललित मोदी, नीरव मोदी और कुछ लोगों का नाम लेकर के वो सवाल करते हैं कि उनका और इनका कनेक्शन क्या है। मोदी को जोड़ते हुए एक तंज का जरिया, कटाक्ष का जरिया, लोगों को समझाने का आसान भाषा में ये राहुल गांधी का जरिया था। भारतीय जनता पार्टी और उससे सहानुभूति रखने वाले बहुत सारे लोगों ने इसे ओबीसी समुदाय के अपमान का मुद्दा बना लिया। गौरतलब है कि मोदी सरनेम का जो पूरा जातिगत समूह है, ये नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इस मोदी सरनेम की जो जाति, जो घांची जाति है गुजरात की, उसे ओबीसी में शामिल किया। और जो दो मोदी जिनका नाम देश का पैसा लेकर के विदेश भाग जाने वालों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर शामिल है, जिसे राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे, वो दोनों मोदी सरनेम मोदी होने के बावजूद ओबीसी समुदाय में लिस्टेड नहीं थे। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में ये दोनों समुदाय के लोग जो विदेश में पैसा लेकर भाग गए वो लिस्टेड नहीं है। और नरेंद्र मोदी की जाति जो घांची है, ये जो राज्य की सूची है, राष्ट्र की सूची है ओबीसी की, उसमें शामिल थे। राहुल गांधी ने जब मोदी को मोदी से जोड़ा तो पहली बात तो ये कि ये कहीं से ओबीसी का अपमान नहीं होगा, क्योंकि जिन पैसा लेकर के भाग गए लोगों को नरेंद्र मोदी के नाम के सरनेम से जोड़ा गया था उनमें से कोई भी ओबीसी नहीं था। और ये मामला इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से होते हुए इस दर्जे तक पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, जो संसद में मोदी के साथ साथ अडानी के ऊपर सवाल कर रहे थे, अडानी की तस्वीरें दिखा करके प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते के ऊपर सवाल कर रहे थे, उन्हें उनकी संसद की सदस्यता से खारिज कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। वो इस देश के संसद के चुने हुए प्रतिनिधि थे, फिर भी उनकी सदस्यता रद्द हो गई क्योंकि ये कहा गया कि 2 साल से ऊपर की आपको सजा मिल गई है। तो ये तुरंत 24 घंटे के अंदर कोर्ट से सजा हुई, राहुल गांधी की तुरंत 24 घंटे के अंदर सदस्यता छीन ली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक टिप्पणी की है कि इस पूरे प्रकरण में सजगता बरतनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उसे कोई भी टिप्पणी बहुत संजीदगी से करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के पूरे सवाल को खारिज कर दिया और उनकी सदस्यता को वापस देने की बात कही है। उसकी भाषा अलहदा है। गौरतलब है कि आज के दौर में जब न्यायपालिका के ऊपर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, आज का फैसला कुछ मायने में एक भरोसा, एक उम्मीद की तरह दिखता है उन लोगों को जो न्यायपालिका पर गहरे संदेह खड़ा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले की तरह इस देश के वंचित शोषित लोगों के लिए भी न्यायपालिका यूं ही संजीदगी से काम करेगी और ढेर सारे प्रोफेसर, ढेर सारे सोशल एक्टिविस्ट, ढेर सारे समाज के लिए काम करने वाले लोग जो आज जेलों में बंद हैं, उनको भी रिहा करने के लिए कोर्ट कुछ वाजिब कदम उठाएगी। दूसरा वाकया भी कोर्ट से जुड़ा हुआ है और वो वाकया बिहार का है। इस देश में जाति को लेकर के एक ऐसी बातचीत होती है कि जाति जीते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन अगर जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार का कोई सवाल उठाया जाए तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता।
आप अगर जाति के नाम पर बराबरी की बात करना चाहेंगे तो आपको बहुत बल लगा करके अपनी बात कहना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पर राजनीति जरूर करेंगे लेकिन वो जाति को मानते नहीं है। और जाहिर सी बात है, इसमें वर्चस्व में जो ताकतें हैं, जो जातियां हैं, वही इसके खिलाफ होती हैं। इसी तर्क से इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। और जो भी जाति को बहुत संजीदगी से एक टूल की तरह मानता है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तमाम तरह की गैर बराबरियों का केंद्रीय पहचान जाति है, तो अगर आप इस जाति की पहचान को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप जाति के नाम पर जो विषमता हुई उसको समता में तब्दील कैसे करेंगे? आप बीमारी के सिम्टम को जानेंगे नहीं, आप बीमारी की जांच नहीं करेंगे तो उस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? और अगर आप बीमारी की जांच किए बिना इलाज करने की बात करते हैं तो आपके इलाज करने के दावे पर संदेह पैदा होता है। बिहार सरकार, जो कि इस समय समाजवादी मूल्यों और सामाजिक न्याय की बात करते हुए बहुत शानदार कुछ काम कर रही है, उनमें से एक काम यह भी था। उन्होंने कहा कि हम जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि ये तो केंद्र का मसला है, हम राज्य के आधार पर अपने राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आंकड़े तो जुटा सकते हैं। और इसलिए जातिगत सर्वे की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमें नीतियां बनाने इसलिए हमें आंकड़े चाहिए, और आंकड़े जुटाने के लिए उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराना शुरू किया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत है, आप आंकड़े नहीं जुटा सकते। इससे पता बहुत तरह की बातें, इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाल के दिनों में 2 या 3 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने फिर से एक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि आप पर जातिगत सर्वे जो है उस पर लगी हुई रोक को हटाया जाता है। यह फैसला भी न्यायालय में वंचित शोषित लोगों के भरोसे को कायम करता है। हम इस देश की जमहूरियत में भरोसा करने वाले लोग, हम इस देश में मोहब्बत की बात करने वाले लोग इस तरह के फैसलों और इस तरह की घटनाओं का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। जब भी इस देश में मोहब्बत की बात होगी, समानता न्याय की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो इसका तकाजा यह होगा कि न्याय, समता और मोहब्बत की दुनिया बने। और आज हमारे आसपास दंगे की आग लगाई जा रही है। आज के वीडियो में केवल एक टिप्पणी, एक अपील मैं आपसे कर रहा हूं। आप मणिपुर से शुरू करें और हरियाणा तक चले जाएं, आप कश्मीर से शुरू करें और तमाम देश के हिस्सों तक चले जाएं। कहीं आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, कहीं दलित अपनी पहचान के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं मुसलमान अपने वजूद और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, तो कहीं इस मुल्क का पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। और इस लड़ाई से देश मजबूत होता। मगर इस तमाम सवालों के केंद्र में जो शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, हक अधिकार स्वाभिमान का सवाल है, ये तो देश को मजबूत करने का सवाल है। जिसको जिस पहचान के नाम पर वंचित कर दिया गया उसे उसी पहचान को केंद्र में रख करके बराबर कर दिया जाए। मगर ये सवाल आप न पूछें, आप शिक्षा की बात न करें, आप रोजगार की बात न करें, आप जाति जनगणना की बात न करें, आप इस देश के सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में बेचे जाने का सवाल न उठाएं, यह सब कुछ सवाल न उठाएं। इसलिए लगातार आपके सामने मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इसकी डिबेट तमाम प्रायोजित मीडिया घरानों द्वारा खड़ी की जा रही है। जहर बोया जा रहा है और मोहब्बत के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। और इसलिए हम जितने निंदा मणिपुर में आग लगाने वालों के खिलाफ कर रहे हैं, उतनी ही निंदा हम मेवात और हरियाणा के इलाके में जो दंगे की आग लगाई गई, धर्म के नाम पर लगाई गई, इसमें मारे जाएंगे आम इंसान। और ट्विटर हो या फेसबुक, सोशल मीडिया हो, एक बार अपने बच्चे का चेहरा आप सामने रखा करिए और एक बार इस देश के बड़े बड़े दंगाई नेताओं के बच्चों को खोजिए, उनके चेहरे, उनकी पहचान को मत सामने रखिए। हमें किसी के बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, मगर वो एक पिता और एक माँ जो आपके बच्चों को समझा रही है कि धर्म खतरे में और धर्म के लिए लड़ो, उसके अपने बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, विदेश में पढ़ रहे होते हैं, वो दंगे में नहीं जाते। मगर मणिपुर में दंगा कराया जा रहा है, आग लगवाई जा रही है, वैसे देश के दूसरे हिस्से में और मेवात में भी आग लगाई जा रही है। और इस आग में रोटी कौन सेकेगा, इस आग से फायदा किसको होगा, और इस आग में मारा कौन जा रहा है, ये दोनों चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको इस आग का हिस्सा बनना है या दूर खड़े होकर तमाशा देखना है या इस आग पर पानी डालना है। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में किसी भी किस्म की जो आग लगाई जा रही है उस पर पानी डालने का काम करें।
हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, मोहब्बत का ये पैगाम पसंद आया हो, न्याय पर भरोसा कायम होने की जो हमारी ख्वाबों की दुनिया है, वो आपके भी ख्वाबों की दुनिया अगर महसूस हो रही हो, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़िए। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत और किसी विषय पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।